हेलो एवरीवन। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री 12 दिसंबर 2025 को पेपर आयोजित हुआ था। उसके आंसर की पेपर फर्स्ट की टोटल इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए मिक्सर ऑफ 2 ब्यूटेनॉल एंशोमर्स आर ब्यूटेनॉल एंड एस ब्यूटेनॉल हैड स्पेसिफिक रोटेशन 6.76 एंड specific rotation of enantiomeric pure sample of S is 13.52, then the would be the enantiomeric axis निकालनी है। S की S जो कन्फर्मर है उसकी enantiomeric axis क्या हो जाएगी, तो enantiomeric axis इक्वल टू हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो अपने पास में है स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन प्योर फॉर्म में जो स्पेसिफिक रोटेशन है और इंटू 100। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 6.76 और प्योर फॉर्म में है 13.52, इंटू कर देंगे 100 तो ये कितना आएगा 50%। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आईपीएसी नाम दे रखा है स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो कंपाउंड के अंदर जो छोटी रिंग होती है वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं और ये छोटी रिंग के जो नंबर होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं। और छोटी रिंग के अंदर टोटल कितना नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर है। और बड़ी रिंग के अंदर टोटल कितने एटम आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 4 5 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, ये तो कट हो जाएगा। 5 4 नहीं आएगा, 4 5 आएगा। फिर नंबरिंग जो है वो छोटी रिंग से स्टार्ट करता है, तो छोटी जो रिंग है उसको नंबरिंग फर्स्ट देंगे और फिर बाद में जो है वो बड़ी रिंग की तरफ फिर नंबरिंग करेंगे। तो टोटल कितना यहाँ पे अपने कार्बन आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, तो 10 का मतलब डेकेन हो जाएगा। नोनेन नहीं होगा, डेकेन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। या नंबरिंग नाइट्रोजन से करेंगे तो नाइट्रोजन को 1 देंगे, 2 3 4। एक ये रिंग है, इसके अंदर कितना एटम आ रहा है, एक एटम आ रहा है। एक ये रिंग है, इसमें एक एटम आ रहा है, तो 1 1। और यहाँ पे जो है ये रिंग है, इसके बीच में कोई भी एटम नहीं है, तो 1 1 0। तो नंबरिंग तो होंगी 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ये जो है 1 1 0 होगी। और टोटल कितना है यहाँ पे एटम है, 4 है, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। अब जो मेथिल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर लगे हुए, 2 और 3 पे, तो 2 3 डाई मेथिल हो जाएगा। और 1 एजा नाइट्रो को क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन को एजा कंपाउंड बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। रिलेशन बताना है कि फर्स्ट और जो सेकंड है इनका ये क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है और एक दूसरे के ऊपर से ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये एंशोमर्स है। सेकेंड और जो थर्ड है दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टेरियोमर्स है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। और थर्ड और जो फोर्थ है ये भी एक दूसरे के क्या है, एंशोमर्स है। तो तीनों जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए बी एंड सी ऑल आर द करेक्ट। कन्फर्मर दे रखे साइक्लोहेक्सेन का, इनके बारे में सेंटेंस बताने दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है चेयर कन्फर्मर इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट नहीं होता, मोस्ट स्टेबल होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है कि हाफ चेयर जो कन्फर्मर होता है वो ट्रांजिशन स्टेट कन्फर्मर होता है बिटवीन चेयर कन्फर्मर एंड ट्विस्ट बोट कन्फर्मर, तो ये बिल्कुल सही है। जो हाफ चेयर होता है वो ट्विस्ट बोट और चेयर कन्फर्मर के बीच की ट्रांजिशन कन्फर्मर स्टेट होती है। और ट्विस्ट जो बोट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि ट्विस्ट जो बोट होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होता, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी सही है। ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आर एंड एस नोमेनकल्चर निकालना है। तो यहाँ पे नंबरिंग सबसे पहले नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे, इस ग्रुप को नंबर 2 3 4। यहाँ पे जब रोटेशन करेंगे तो रोटेशन आएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब आर है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ ग्रुप जो है वो है वेज पर है, इसलिए आर का क्या बन जाएगा, एस। तो 1 2 3 4 तो 2s। और इसी प्रकार 3 का भी क्या आएगा, s आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, 2s एंड 3s। EZ बताना है, तो EZ के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। दो यहाँ पे Br दे रखा है, Br नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, इधर ही मेथिल 1 2। तो यहाँ पे दोनों प्राथमिकता वाले ग्रुप है वो सेम साइड है, तो Z। और इसके अंदर क्या होगा 1 2 1 2। तो यहाँ पे जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसको लिखेंगे ई। और इसके अंदर भी क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो सेम साइड है, तो इसको क्या लेंगे जेड। तो फर्स्ट और थर्ड है जेड और सेकंड है ई।
फर्स्ट और थर्ड जेड, फर्स्ट और थर्ड जेड, और सेकंड क्या है ई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर स्क्यू एंड जो इक्लिप्स इंट्रैक्शन है उनकी संख्या बतानी है बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में। तो स्क्यू की होगी 4 इंट्रैक्शन और इक्लिप्स की होगी 2, तो 4 एंड 2, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। आर एस निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नंबर 1 देंगे, फिर इसको नंबर 2, ये नंबर 3। यहाँ पे जब रोटेशन करेंगे तो रोटेशन किस साइड आ रहा है, रोटेशन आ रहा है लेफ्ट साइड, मतलब एस है। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्थ ग्रुप जो है इस प्रकार से ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ये जो पोजीशन होती है ये क्या होती है, वेज की होती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ग्रुप है वो वेज पर जुड़ा हुआ है, इसलिए एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो रोटेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो एस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो फोर्थ ग्रुप है वो वेज पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो दोनों का कंफर्म होगा आर आर। तो आर आर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डायग्राम, एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है एनर्जी डायग्राम, एथेन का दिया हुआ है। एथेन का एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये पोजीशन दी हुई है। तो जो फर्स्ट और थर्ड है ये तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इस प्रकार के जो कन्फर्मर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं। ये किस प्रकार के, स्टेगर्ड प्रकार के हैं। और जिनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इनको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो इक्लिप्स्ड नहीं है, क्या है, स्टेगर्ड है। ये ग्रसित है, शांतरित है, ग्रसित नहीं है, शांतरित है ये। और टॉर्शनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। ये जो ग्रसित और शांतरित के बीच में जो एनर्जी गैप है ये कितना आ रखा है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये क्या है, इसकी मरोड़ी एनर्जी है, टॉर्शनल एनर्जी है, तो ये सही है। फर्स्ट और जो थर्ड है इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी हाई है, तो ये सही है, मोर स्टेबल है। और जो सेकंड है उसके अंदर क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से वो रिलेटिवली फर्स्ट और थर्ड की तुलना में क्या है, अनस्टेबल है। जबकि फर्स्ट और थर्ड तो ज़्यादा स्टेबल है और सेकंड क्या है, इन दोनों की तुलना में कम स्टेबल है। तो ये भी सही है, केवल एक जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दे रखा है एल्कीन का। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर कथन बताना है कौन सा जो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है। फर्स्ट है कि बोरोन एंड हाइड्रोजन एड टू सेम पेस। बोरोन और जो हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो सिस एडिशन होता है और ये दोनों एक ही पेस से जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, तो ये सही है। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एल्किन कन्वर्ट होती है किसके अंदर कन्वर्ट होती है, एल्कोहल में कन्वर्ट होती है। और इसके अंदर जो वाटर का एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, तो ये भी सही है। और ट्राई एल्किल सबसे पहले क्या होगा कि एल्किन जो है वो हाइड्रोबोरेशन करेगा, मतलब बोरोन के साथ में रिएक्ट करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाएगा। और ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन Br2 का जो एडिशन होता है एल्किन के ऊपर वो किस प्रकार का होता है, ट्रांस होता है। और कंपाउंड भी दिया हुआ है ट्रांस। जब ट्रांस ट्रांस दोनों आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार का कंपाउंड बना देंगे, मीजो कंपाउंड बना देंगे। तो ओनली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। रेसिमिक मिश्रण कब बनता, जब यहाँ पे अपने पास में सिस दिया हुआ होता, यदि ब्यूटीन सिस दिया हुआ होता और ब्रोमीन का योग करवाते तो ब्रोमीन का जो एडिशन होता है वो तो ट्रांसफॉर्म ही होता है, तो तब अपने को मीजो कंपाउंड बनता, सॉरी तब अपने को रेसिमिक मिश्रण बनता। लेकिन ट्रांस ट्रांस है तो क्या बनेगा, मीजो बनेगा। हाउ मेनी कीरियल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट आइबुप्रोफेन होता है, उसके अंदर केवल एक ही जो है वो क्या होता है, कीरियल सेंटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ये जो रिएक्शन दी हुई है फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं NOS से, सबसे पहले तो यहाँ पे फिनोक्स से यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और फिर हाइड्रोजन हेलाइड का योग करा रहे हैं, हाइड्रोजन हेलाइड का योग करवा रहे हैं। तो RONA सोडियम एल्काइल, सोडियम इथोक्साइड
एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड और RX की रिएक्शन करवाते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। तो यहाँ पे जो R ग्रुप है वो आके क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन दी हुई है वो कौन सी दी हुई है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। ब्रोमोबेंजीन दे रखा है, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे KNH2 से, तो सबसे पहले यहाँ से Br रिमूव होगा और यहाँ बन जाएगी बेंजाइन बन जाएगी और फिर NH2 ग्रुप आके यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे Br का क्या होता है? एलिमिनेशन होता है और फिर NH2 ग्रुप का एडिशन होता है। तो ये रिएक्शन होती है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा, सही है। इंटरमीडिएट जो बनता है वो बेंजाइन बनता है और बेंजाइन को बोलते हैं डिहाइड्रोबेंजीन, जो क्या होता है? अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये भी सही है। और जो बेंजाइन बन रहा है वो बेंजाइन बनता है sp2 ओवरलैपिंग से बनता है और sp2 ओवरलैपिंग का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 है। जबकि यहाँ जो बेंजाइन है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल होता है 180। तो इस वजह से इसके अंदर एंगल स्ट्रेन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो डिहाइड्रोबेंजीन है जो वो अपने पास में बेंजाइन बन रहा है वो इंटरमीडिएट क्या होता है? अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बताना है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? पॉजिटिव वाले, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि सल्फर का के पास में जो है वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता है। BF3 भी जो है इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि यहाँ पे जो बोरोन है इसका ऑक्टेन पूर्ण नहीं होता है। और Cl प्लस ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल टोटल आएंगे 4 और न्यूक्लियोफाइल आएंगे 3। यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास में, इसलिए ये कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, इनका एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? और तो जो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और फिर होगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और सबसे कम जो होगा वो एसिडिक कौन सा होगा? 2 मेथिल बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिड की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी एसिडिक जो पावर होती है उसको डिक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिड जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक पावर होगी सेकेंड की सबसे ज़्यादा, फिर होगी फोर्थ की, फिर थर्ड की, 1 की। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। Delocalization of sigma electrons of CH bond of alkyl group attached to an unsaturated systems called हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसको कहते हैं? कि CH बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड है उनका किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या पाई ऑर्बिटल्स हो, उनके साथ में जो कॉन्जुगेशन होता है उसी को बोलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, ना कि टेम्परल इफेक्ट होता है। टेम्परल इफेक्ट कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परली होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए सही है लेकिन बी क्या है? रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट ए करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट बी क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है नाइट्रीन के बारे में। तो नाइट्रीन के जो सिंगलेट नाइट्रीन होता है उसका संकरण होता है sp2, बिल्कुल सही है। सिंगलेट जो नाइट्रीन होती है वो सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन के द्वारा 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करती है, ये भी सही है। नाइट्रीन कैन बी जनरेटेड बाय थर्मल और बेस कैटेलाइज्ड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी सही है। लेकिन जो सिंगलेट नाइट्रीन होती है उसकी जो शेप होती है वो लीनियर नहीं होती, इसकी शेप कैसी होती है? बैंड टाइप होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमिनेशन टेक प्लेस मच इजीली देन क्लोरिनेशन, बिल्कुल सही। जो ब्रोमिनेशन होता है वो इजीली होता है क्लोरिनेशन की तुलना में। ब्रोमीन हैज ए मच ग्रेटर टेंडेंसी देन क्लोरीन टू रिप्लेस प्राइमरी हाइड्रोजन, नहीं प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करती है। ब्रोमीन जो होती है वो टर्शरी हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस करती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ए ट्रू है लेकिन बी क्या है? फॉल्स है। कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का बनना, फिनोल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड का बनना क्या कहलाता है अपने पास में? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फिनोल जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा बेस की प्रेजेंस में
और बनाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं रायमंड टीमान रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। बेसिडिटी का ऑर्डर बताना है। बेसिडिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। वो कोई एनाइन है और वो एनाइन जितना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा उसकी बेसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ बात करें sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका ये ऑर्डर होता है, जिसमें जितने ज़्यादा s करेक्टर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उतनी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम तो जो है वो बेसिडिटी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सेकंड वाले की। तो फर्स्ट वाले की सबसे कम है, इसमें भी है, इसमें भी, ये दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। और फिर क्या है अपने पास में? सेकंड की सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है कि फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोल दिए हुए हैं और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटाल्डिहाइड से डाइल्यूट Na2CO3 की प्रेजेंस, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। किस प्रकार की रिएक्शन है? यहाँ पे अपने पास में ये एक प्रकार की एल्डोल रिएक्शन है, और इसके अंदर जो है ये है अपना एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, इसके जो तीनों हाइड्रोजन है वो इस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बेंजोएल्डिहाइड दे रखा है। बेंजोएल्डिहाइड की सबसे पहले इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास में OSI Me3 बन जाएगा, और इस कार्बन से लग जाएगा CN। फिर LDA है, LDA से यहाँ पे LDA जो है वो क्या करेगा? यहाँ से प्रोटोन, ये जो दे रखा है एसिटोपिनोन, यहाँ एसिटोपिनोन CH3 है, यहाँ से प्रोटोन को रिमूव कर देगा और यहाँ एनाइन बना देगा। वो एनाइन जो है वो इस ग्रुप पे आके अटैक करेगा, और फिर जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से साइनाइड बाहर निकल जाएगा, और ये जो ग्रुप बनेगा OSI Me3 ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। यहाँ Me दिया हुआ है, Me वाला पास का जो कार्बन है उस पर C, ये ग्रुप चेंज हो जाएगा OH के अंदर, और इससे जुड़ा हुआ है PH, और फिर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है PH और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये एसीटोन दे रखा है। एसीटोन की रिएक्शन सिल्वर एस्टर से करवाते हैं, सॉरी क्या है, हैलाइड एस्टर से करवाते हैं जिंक की प्रेजेंस में। तो इसको बोलते हैं रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शन। और रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर केवल किसके अंदर बनता है? फर्स्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे आगे हीट दी हुई होती तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाता, लेकिन केवल हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और यदि आगे हीट दे देता तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता? यहाँ से इसका निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता और ये प्रोडक्ट बन जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर है। पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा। ये इसका जो है H+ एसिडिक प्रोटॉन आके जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ सकता है या यहाँ एसिडिक प्रोटॉन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे इसके निकलने के बाद में बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो? मोस्ट स्टेबल हो। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर यहाँ पे जो फेनिल ग्रुप है इसका माइग्रेशन हो जाएगा, और ये ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड O के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। Neopentyl bromide on hydrolysis gives 2-methyl 2-butanol which on elimination give 2-methyl 2-butene। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वागनर मेरवाइन पुनर्विन्यास। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। वागनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट इसको कहा जाता है। कार्बोकेटाइन बनेगा इसके अंदर इंटरमीडिएट। ये एसिटो एसिटिक एस्टर जो है होता है उसका उसी टाइप का कुछ दे रखा है। ये एसिटो एसिटिक एस्टर जो है उसके अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको प्रतिस्थापित कर रखा है इस ग्रुप से, CH2 ग्रुप से। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ से जो प्रोटॉन है वो रिमूव होंगे, और फिर ये जो है प्रोटॉन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये कौन सी रिएक्शन दी हुई है, पर्किंग रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे ये ग्रुप आके इसके साथ में जुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में तो डबल बॉन्ड ही गायब कर दिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर OCH3 नहीं रहेगा, ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा CH2COOH। फिर यहाँ से भी H निकल जाएगा, तो ये पर डबल बॉन्ड लग जाएगा CH। यहाँ पे बनेगा ये CH2, तो ये इसका CH2 यह CH3 है, तो इसका 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन माइनस H2 निकल जाएगा, और ये ग्रुप एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, साइक्लो कीटोन देख रहा है, साइक्लो कीटोन से बना रहा है, साइक्लिक एस्टर बना रहा है, साइक्लो कीटोन से साइक्लिक एस्टर का बनना के बियर विल्गर ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ क्या दे रखी है, ऑक्जिम दे रखी है, ऑक्जिम से बन रहा है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन रहा है। सब्स्टिट्यूटेड जो एमाइड बनता है ऑक्जिम से, उसको बोलते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये किस प्रकार की रिएक्शन दी हुई है, बेंजोएल्डिहाइड दे रखा है, बेंजोएल्डिहाइड 4 मेथिल बेंजोएल्डिहाइड दे रखा है, KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसके 2 मोल आपस में जुड़ेंगे। इस प्रकार का जो कंडेंसेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बेंजोन कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पिरिडीन रिंग या पिरिडीन रिंग के ऊपर इसका जो है वो रिएक्शन होगी, पिरिडीन के ऊपर यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, BrCl यहाँ से बाहर प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पे आके ये ग्रुप लग जाएगा, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम निकालनी है, तो देखो यहाँ पे एक तो हेटेरो दे रखी है रिंग, एक दे रखी है होमो, तो होमो रिंग जो है उसको मानेंगे, होमो जो रिंग होंगे उसको बेस वैल्यू मानेंगे, तो होमो रिंग की बेस वैल्यू कितनी होती है, 253। अब यहाँ पे जो है उस रिंग को इस प्रकार से अपन करेंगे, तो यहाँ पे 4 जो है वो रिंग रेडियस मिलेंगे, तो एक का होता है 5, तो 4 का कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 है डबल बॉन्ड, एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड का होता है 5, तो 2 का कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे एक हो रहा है डबल बॉन्ड में एक्सटेंशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है, तो इस एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड का कितना काउंट करेंगे, 30 काउंट करेंगे, तो 30, तो ये कितना आ जाएगा 313, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर होगा इसका। पायरीन इज एरोमेटिक होती है, पायरीन एरोमेटिक होती है, वो पायरीन एरोमेटिक होती है, और इसके अंदर टोटल जो है वो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो ये दोनों कितना सत्य है, लेकिन एरोमेटिक होने का जो कारण है वो 16 इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना नहीं है, टोटल इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन में सारे भाग नहीं लेते, इसलिए वो कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। तो दोनों जो है वो इंडिविजुअली सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। दोनों जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है, तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ पे क्या लिथियम जुड़ जाएगा, फिर इसकी CO ऐसे रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में, यहाँ पे NP रिएक्शन होगी केवल, ये बन जाएगा ये इस प्रकार से, फिर इसकी वापस रिएक्शन करवाएंगे ब्यूटाइल लिथियम से, तो वापस सेम ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और NCOOLi बन जाएगा। बाकी रिंग सेम ही रहेगी, मैंने बाकी को R से लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे 2 नंबर पे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे 2 नंबर पर नहीं जुड़ेगा, 2 नंबर पर नहीं जुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रुप जो है इस ग्रुप के का प्रतिस्थापन हो जाएगा इस ग्रुप के द्वारा, तो ये आके इसका एडिशन कर लेगा। थायोपिन की दे रखी है, फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन दे रखी है, फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ पे होगी, पोजीशन नंबर 2 पे होगी, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो थायोपिन के अंदर पोजीशन नंबर 2 पर होती है। एंटी एरोमेटिक स्पीसीज कौन सी है, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज के लिए क्या होना चाहिए, 4n सिस्टम होना चाहिए, तो जो साइक्लोब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 4n सिस्टम होता है, इसलिए कैसे होती है, एंटी एरोमेटिक होती है, ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिनेथ्रीन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
फिनेथ्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से बन जाएगा, फिनेथ्रीन बनेगा यहाँ पे। मेक लेफ्ट जो रीअरेंजमेंट है किसका करवा रहे हैं, डेकेनोइक एसिड का करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट एमजेड वैल्यू कौन सी होगी, तो एमजेड वैल्यू 60 आएगी। इसके ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एनएमआर स्पेक्ट्रा किसका दिया हुआ है, मेसिटिलीन का दिया हुआ। तो मेसिटिलीन का एनएमआर जो स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर दो जो है सिग्नल मिलता है। एक तो मिलता है मेथिल ग्रुप का और एक मिलता है, इसके अंदर 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए होते हैं, 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन। तो मेथिल ग्रुप का मिलता है एक तो, और एक मिलता है बेंजीन रिंग का। तो टोटल 2 सिंबल मिलते हैं इसके अंदर। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ जो है वो इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये भी सही है। और जिनकी न्यूक्लियर स्पिन हाफ होती है तो वो यूनिफॉर्म स्फेरिकल न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। स्टोव फ्लो मेथड जो होता है वो किसके लिए मेजरिंग करता है, फास्ट जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को मेजर करने में प्रयुक्त होता है। और इसके द्वारा मेजर किया जाता है फ्लोरेसेंस को, ऑप्टिकल रोटेशन को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को। इसके द्वारा डाइपोल मूवमेंट को मेजर नहीं किया जाता। तो ए नहीं, बी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए सी और डी तीनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। पैरेलल रिएक्शन दी हुई है और एक का जो है वो इसकी डिक्रीजिंग रेट बतानी है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन हो जाएगा। तो K1 प्लस K2 और कंसेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल टाइप ऑफ प्रोटिक एसिड है वो लेबाइल। लेबाइल का मतलब है सेम वो एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं बाय द सोलवेंट लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया होता है उसके अंदर जो सारे के सारे जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं उन सब की जो एसिड स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उसको बोलता है लेबलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो लिक्विड जो अमोनिया होता है वो लेबलिंग सोलवेंट होता है और ये लेबलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करता है, ये बिल्कुल सही है। और लेबलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, लेबलिंग के इफेक्ट का कारण क्या होता है कि लिक्विड अमोनिया के अंदर जितने भी जो प्रोटिक एसिड है, कोई भी प्रोटिक एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन का डोनेशन करेगा और ये प्रोटॉन का डोनेशन करके क्या बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा। लिक्विड अमोनिया के अंदर जो प्रोटोनिक एसिड है वो प्रोटॉन का डोनेशन करके NH4 प्लस बनाएंगे और NH4 प्लस देने वाले सारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो सारे के सारे प्रोटोनिक एसिड जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, जिसको बोलते हैं लेबलिंग इफेक्ट। तो इस ये जो रीजन है वो भी इसका बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डिबाई हकल लिमिटिंग लो क्या होता है, डिबाई हकल लिमिटिंग लो इक्वल टू हो जाएगा माइनस लो एफ या यहाँ पे गामा प्लस माइनस हो सकता है इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पे ए आता है। लिमिटिंग लो क्या होता है, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस और अंडरूड म्यू या आई। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। इन लिक्विड अमोनिया विच रिएक्शन इज सिमिलर टू एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, लिक्विड अमोनिया की यदि अपन बात करते हैं तो कोई भी अपने पास में ऐसी स्पीसीज बेस और एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे हैं तो ये बनाएंगे एक तो सोल्ट और एक बनाएंगे सोलवेंट, बनाएंगे अमोनिया। इस प्रकार की रिएक्शन को बोलेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये NH2 लिक्विड अमोनिया के अंदर जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 माइनस वाला ग्रुप कहलाते हैं बेस और NH4 प्लस वाले क्या कहलाते हैं, एसिड। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, दोनों मिलके बना रहे हैं KI सोल्ट बना रहे हैं और NH3 क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो इसको बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन या डिकम्पोजिशन दे रखा है ओजोन का। तो इसकी अपने को क्या बताना है, रेट लो बताना है। तो रेट सबसे पहले तो रेट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उस पर डिपेंड करती है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K1 O की सांद्रता और O3 की सांद्रता।
फिर यहाँ पे देखो O जो है वो इंटरमीडिएट है, तो O को इस वाले से जो है वो इक्विलिब्रियम के द्वारा फॉर्मूला लगा के यहाँ से O को निकाल लेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकी सांद्रता अपॉन O3 की सांद्रता, यहाँ से O निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से O की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट फॉर्म मेटल लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन होता है उसके साथ में कौन सी मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती है, तो बेरिलियम जो मेटल होती है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। मैग्नीशियम की जो रेट होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो ये भी इजीली रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पे आएगा बेरिलियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सॉफ्ट एसिड कौन सा होता है, तो डी ब्लॉक की जो मेटल होती है जिनके ऊपर चार्ज जो है वो कम होता है और जिनका आकार जो है वो क्या होता है, छोटा बड़ा आकार होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। एस ब्लॉक की जो मेटल होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। माइकल मेंसन इक्वेशन के अंदर जो है वो दिया हुआ है कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी हाई है किसकी तुलना में, माइकल कांस्टेंट की तुलना में, तो रेट क्या हो जाएगी, तो माइकल मेंसन इक्वेशन क्या होती है, माइकल मेंसन इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होगा, K2 एंजाइम की कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अभी ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई दे दी तो Km यहाँ से डिलीट कर देंगे तो S से S कैंसिल हो जाएगा। अब जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो रेट विल बी इंडिपेंडेंट टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हार्ड बेस बताना है, तो हार्ड बेस कौन सा होगा, यहाँ पे साइनाइड जो है Cn माइनस, ये हार्ड बेस कुछ नोट है, हार्ड बेस कौन सा नहीं है, तो जो Cn माइनस है ये सॉफ्ट होता है। इसके अलावा जो कार्बोनिल है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जैसे OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, RO माइनस, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो हार्ड होती है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो Cn जो है वो सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। डेल्टा जी वैल्यू जो है वो यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है EFM ऑफ सेल हैविंग द सेल रिएक्शन इज, इसका EFM दिया हुआ है 25 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF E नोट होता है। E नोट सेल दिया हुआ है 0.67 और इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैडमियम प्लस यहाँ पे 0 में है, कैडमियम यहाँ से जा रहा है +2 में और Ag पर यहाँ प्लस चार्ज है, तो 2 Ag है तो +2 चार्ज हो गया ओवरऑल। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -2 इंटू इसका कितना होता है 96,500 फैराडे जो होता है और वोल्ट 0.67। जब इसको निकालेंगे तो ये लगभग आएगा, एक तो वैल्यू माइनस में आएगी प्लस में नहीं आएगी, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -130.33 किलो जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हेंडरसन इक्वेशन बेसिक जो बफर सॉल्यूशन होता है उनके अंदर कौन सी इसमें से इक्वेशन जो है वो सही है, तो हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है कि PKPH इक्वल टू PKA प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने माइनस लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, यदि इसको उल्टा कर दे एसिड को ऊपर लेके चले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट दिया हुआ है, मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट दिया हुआ है और एक्वस सॉल्यूशन की 0.04 ml NaCl दिया हुआ है और क्या निकालना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। तो मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, log गामा प्लस माइनस इक्वल टू -a z² √I या म्यू, यहाँ पे -a कितना होता है 0.509 या 0.51 बोल सकते हैं। जेड देखो यहाँ पे NaCl दिया हुआ तो दोनों के ऊपर चार्ज 1 है तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, 1 की पावर 2 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पे देखो निकालनी है आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे यूनिमोलिकुलर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक दिया हुआ है,
तो इसकी जो एम होती है, जो मोलरता होती है, वही इक्वल टू होती है इसकी आयनिक स्ट्रेंथ की। तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है? 0.04। तो ये आ जाएगा -0.1018। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये अनरूट में है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगी? 0.02 आ जाएगा अनरूट से बाहर। क्या दिया हुआ है अपने को? दो हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है। एक तो Zn +2 से Zn में जा रहा है, एक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका ई जो नोड सेल है वो ज़्यादा नेगेटिव है या कम है, जिसकी वैल्यू कम होगी या जो नेगेटिव में ज़्यादा होगा वो तो होगा एनोड, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो क्या होगा? कैथोड। और ई नोड सेल इक्वल टू क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड में दिया हुआ है 0.17 और एनोड ये दो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.93। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो वीक एसिड की लोअर वैल्यू जो होती है वो के ए वैल्यू लोअर होती है, क्योंकि पी के ए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के ए के। तो के ए यदि ज़्यादा है अपने पास में तो पी के वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और पी के जो के ए वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि वीक एसिड है तो उसकी के ए वैल्यू क्या है? लोअर है, बिल्कुल सही है। pK इज ग्रेटर देन 14 देन द कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग। नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वेरी वीक हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि pKa और Ka एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू यदि ग्रेटर है तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये वीक एसिड हो जाएगा। और pKa इज ग्रेटर देन 14, जब 14 से इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो एसिड जो है वो वेरी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन इफेक्टिव हो जाता है। तो ये भी सही है। केवल जो है ये सेकंड जो है वो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। करेक्ट पूछा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल होता है उसके अंदर रिडक्शन जो हाफ शेयर होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर OH जो माइनस आयंस होता है वो जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड एंड रिड्यूस स्पीशीज इज ऑक्साइड और रिड्यूस जो का जो रेशियो है वो दिया हुआ है e⁻²। और ये दिया हुआ रेशियो तो अपने को निकालना E माइनस ई नोट। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल टू ई नोट सेल माइनस एन माइनस RT अपॉन NF ln। और यहाँ पे क्या आता है अपने पास में? रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। रेशियो अपने को दिया हुआ है ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन का, तो इसको उल्टा कर देंगे। रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन का रेशियो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/E²। जब इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है? तो जिंक जो लेक्लांसी जो सेल होता है उसके अंदर जो जिंक होता है वो जिंक को तो काम में लेते हैं एज ए एनोड। जिंक को किसके रूप में काम में लेते हैं? एनोड के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन कैथोड के रूप में काम में लेते हैं। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए डेनियल सेल दिया हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू भी दी हुई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो ई नोड सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नोड सेल इक्वल टू होगा 0.509 अपॉन एन लॉग ln के लॉग के। तो log k की वैल्यू निकाल ली। n दिया हुआ है अपने पास में, 2 दिया हुआ है और ई नोड सेल की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे log k इक्वल टू कितना आएगा? 37.16 आएगा। अभी जब k निकालेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 37.16 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 1.5 इंटू 10 की पावर 37। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर हो जाएगा।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल के अंदर जो जो गैल्वेनिक सेल होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर होता है, सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो गैल्वेनिक जो रिएक्शन है, रिवर्सिबल जो गैल्वेनिक रिएक्शन है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हीलियम बर्निंग किसको कहता है, तो हीलियम का बेरिलियम में कन्वर्ट होना हीलियम बर्निंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। यूरेनियम जो सीरीज होती है, यूरेनियम सीरीज के से कौन सा जो है वो प्राप्त नहीं होता है, तो जो अपने पास में थेलियम होता है वो प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर है यहाँ पे। थोरियम बनता है, पोलोनियम बनता है, रेडियम बनता है, लेकिन थेलियम जो होता है वो इससे प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड बताना है, तो यहाँ पे एक्स तो देखो 1 1 यहाँ पे 2 है, तो जबकि यहाँ 1 है तो एक्स आ जाएगा 1 और 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा। तो +1 को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे वाई की बात करें तो यहाँ पे दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऊपर 6 दे रखे हैं, यहाँ पे केवल 2 ही आ रहा है तो 4 आ जाएगा, ये हीलियम बन जाएगा। तो वाई है हीलियम, फर्स्ट है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन हीलियम, और ये सेकंड क्या हो जाएगा, ये 1 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1, तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन, हीलियम और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। आयोडीन जो 131 है इसका जो यूज किया जाता है वो थायराइड कैंसर में करते हैं। पोलोनियम का जो यूज है वो हार्ट पेसमेकर में करते हैं। और ऑक्सीजन का जो यूज है वो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में किया जाता है। तो फर्स्ट के अंदर सेकंड है, फर्स्ट के अंदर सेकंड, और सेकंड के अंदर क्या है, थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। लिक्विड जो ड्रॉप मॉडल होता है इसके अंदर ये फिनोमा जो है किसके लिए कैपेबल होता है, तो ये न्यूक्लियर फिजन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। 4n+ जो सीरीज होती है उसका जब डिके किया जाता है तो कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट बनता है, तो एक बनता है नेपच्यूरियम और एक बनता है बिस्मिथ। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर है। जो 4n+3 जो सीरीज होती है इसके अंदर एक तो बनेगा नेपच्यूरियम और एक बनेगा बिस्मिथ। नोट करेक्ट पूछा है पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग जो फ्रैक्शन है वो इक्वल टू होता है आइसोटोपिक मास माइनस मास अपॉन मास। तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। जो पॉजिटिव जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या करता है कि लोअर जो फ्यू जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास लोअर होता है उनकी स्टेबिलिटी की टेंडेंसी की के तरफ होता है, ये सही है। नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन का मीन क्या होगा कि जो मास है वो जो है ग्रेटर है आइसोटोपिक मास है, तो ये गलत स्टेटमेंट देगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यदि आइसोटोपिक जो मास है वो मोर देन है मास नंबर से, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये 89 दे रखा है और यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और -3, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 7 आ रहा है। तो 89 -7 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 82 बचेगा नीचे। तो 82 नीचे केवल ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। यहाँ पे मास ऑफ H2SO4 इन ग्राम प्रेजेंट इन 200 ml एम दे रखा है, मोलरता दे रखी है। तो मोलरता एम बराबर क्या होता है, विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का मोलर द्रव्यमान इनटू आयतन। आयतन अगर मिलीलीटर में है, आयतन किस में मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो ऊपर इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे निकालना क्या है, अपने को एम दिया हुआ है और अब ग्राम में मात्रा निकालनी है, डब्ल्यू निकालना है, और मोलर मास पता ही है, तो डब्ल्यू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर अपने को एम एम मोलरता है, मोलरता इंटू इसका मोलर मास इंटू आयतन अपॉन 1000। यहाँ पे कितने दी हुई है, 5 दिया हुआ है, मोलर मास कितना है 98 है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, नीचे आ जाएगा 1000। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 10 हो जाएगा, तो 98 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरी जो होता है, क्यूरी जो है उसका मीनिंग होता है 3.7 × 10⁻10।
विकेटन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होता है। 1 क्यूरी के अंदर इतने बेकरेल होते हैं, बेक्रूएल होता है। गामा रेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो गामा जो रेज होती है उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, इसलिए उनकी वेवलेंथ क्या होती है? लोएस्ट शॉर्ट लो वेवलेंथ होती है, ये बिल्कुल सही है। गामा रेज आर प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एटॉमिक विघटन। जो एटॉमिक विघटन होता है, परमाणु विघटन होता है, उसमें प्राइमरी इफेक्ट नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो वेदन क्षमता होती है वो क्या होती है? हाई होती है। और ये क्या होता है? लिविंग टिश्यूज पर हार्मफुल होता है, तो ये भी सही है, लेकिन सेकंड जो है वो रॉन्ग है। कॉज ऑस्मोटिक हाई ऑस्मेटिक, तो ऑस्मेटिक क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर पाई इक्वल टू होता है आई सी आर टी। मतलब जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई क्या है? वाट ऑफ गुणा वाट ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? वाट ऑफ कोफिशिएंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाइंस के। नंबर ऑफ पाइंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो नंबर ऑफ पाइंस ज्यादा होंगे तो वाट ऑफ जो फैक्टर है वो भी ज्यादा होगा, और पाई जो है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। हेनरी कोस्टेन, तो हेनरी लो क्या कहता है कि जब किसी जो गैस होती है, गैसों को जब किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो गैस की जो सोलिबिलिटी होती है वो उस गैस के जो दाब की जो होता है उसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स क्या सोलिबिलिटी है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू एक्स, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन के एच। तो यदि अपने पास में हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो सोलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सोलिबिलिटी, ये सही है। और जो के एच होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, ये भी सही है। लेकिन यदि इसकी के एच की वैल्यू हायर है तो सोलिबिलिटी हायर नहीं होगी, कैसी होगी? लोअर होगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन थर्ड क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वांट ऑफ जो फैक्टर है वो काउंट करना है, तो इसके अंदर इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो टोटल कितने आइंस बनेंगे? 4 आइंस बनेंगे। 3 तो बनेंगे पोटेशियम प्लस के, और एक बनेगा इसका कोऑर्डिनेशन का बनेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने बन जाएंगे? तो 4 बन जाएंगे। इसका मतलब क्वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन करवाएंगे तो 2 बनेंगे, इसका डिसोसिएशन करवाएंगे तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। इसका डिसोसिएशन से 3 और इसके डिसोसिएशन से 4। तो वांट ऑफ जो फैक्टर है वो सिमिलर किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है जिसका 37% दे रखा है। इसका मतलब इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है, 37 ग्राम दे रखा है। देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी पूछा हुआ है। तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरता क्या होगी? मोलरता इक्वल टू क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। और अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है तो अपने को डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? एम अपॉन वी होता है। एम मास कितना है सॉल्यूशन का? तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 37, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डिजोल्व किया गया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे इसका मास कितना हो गया? 100 हो गया। और वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी कितनी है? 1.18। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 1.18। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये किसके अंदर आ गया? ये तो अपने पास में ग्राम पर मिली एमएल में आएगा। जो इसको फिर चेंज करेंगे मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। यदि यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो 1000 ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ से वॉल्यूम एमएल में निकालेंगे। इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना। और डब्ल्यू ग्राम में मात्रा कितनी है? 37 ग्राम है। और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसका मोलर जो वेट होता है वो कितना होता है? मोलिकुलर वेट 36.5। जब ये सब वैल्यू रखोगे तो इसकी आएगी 12 एम। क्वथनांक जो मितीय स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इनमें से कौन सा जो नेगेटिव डेविएशन जो है वो शो करता है? तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और ये दोनों कैसे होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे।
Boiling point of a solution containing 1 gram of substance dissolved 40 gram of solvent is boiling point दिया हुआ है 127.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द लेटिस हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है 80,000 डेट का है. तो मोलिकुलर वेट पूछा हुआ है. मोलिकुलर वेट केएफ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या देगा, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है तो के बी हो जाएगा. के बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन. अब यहाँ पे कैलोरी में दिया हुआ है, ये जब किलो कैलोरी तो यहाँ से 1000 नहीं लिखेंगे. यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे निकालना है के बी इसका निकालो. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर का ये इतना देर का है और मोलिकुलर वेट निकालना है, एम निकालना है. और डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है. एम बराबर क्या होता है, उसकी ग्राम में मात्रा बटा उसका अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगा, पदार्थ उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा. मोलिकुलर वेट इनटू विलायक जो होता है उसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, विलायक का भार किलोग्राम में. विलायक का भार किलोग्राम में. तो यहाँ फॉर्मूले में रख के करोगे तो अपने ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट आंसर हो जाएगा. 200 ग्राम मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ वाटर. तो आप सभी जानते होंगे. तो मोलर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का कितना होता है, के एफ इक्वल टू होता है 1.86 या 1.85. ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा. मास फ्रैक्शन और मास परसेंटेज निकालना है. एस्पिरिन है, एस्पिरिन को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास आ जाएगा 20 और एस्पिरिन का कितना है 4 है. तो मास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन इक्वल टू इसका खुद का मास है 4, टोटल कितना है 20, तो ये 0.2 आ जाएगा. और मास परसेंटेज पूछा है तो खुद का कितना है 4 अपॉन टोटल इंटू 100, तो मास परसेंटेज आ जाएगा 20%. तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट है जो रोंग है, रिलेशन रोंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है. इसके अंदर ये लगा देना इक्वेशन एस पी टी और वी. और यहाँ पे एस से तीर जुड़ जा रहा है, पी से तीर जुड़ जा रहा है. यहाँ पे डेल ए ये देर का है, यहाँ से इधर जा रहा है तो यहाँ से इधर जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा. तो ये रोंग स्टेटमेंट है. एंथैल्पी चेंज यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है. डेल्टा एच इतना दिया हुआ है, डेल्टा सीपी इतना दिया हुआ है. तो एंथैल्पी चेंज 200 पर कितना होगा, ये डेल्टा एच 1 दिया हुआ है और डेल्टा एच 2 पूछा है. तो डेल्टा एच 2 माइनस डेल्टा एच 1 इक्वल टू होता है एन सी पी डेल्टा टी. एन डेल्टा सी पी डेल्टा टी. तो यहाँ पे देखो एन तो जो है वो एक ही मान लेंगे, यहाँ पे मोल कितना दिए हुए नहीं है, 1 मोल मान लेंगे तो एन का मान तो 1 हो जाएगा. और यहाँ पे डेल्टा सीपी कितना दिया हुआ है 20 जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है. और डेल्टा एच 1 दिया हुआ तो डेल्टा एच 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एच 2 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा सीपी डेल्टा टी. डेल्टा एच 1 दिया हुआ है कितना 50 किलोग्राम दिया हुआ, तो इसको चेंज कर देंगे, किलो जूल दिया हुआ है इसको जूल में चेंज कर देंगे. प्लस डेल्टा सीपी 20 दिया हुआ है और डेल्टा टी कितना आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में, तो ये हो जाएगा 273. और इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 473, ये 373 हो जाएगा. माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा टी कितना आएगा 100 केल्विन. तो ये हो जाएगा अपने पास में 100 केल्विन हो जाएगा इंटू 100. यहाँ 2 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ है 50 इंटू 10 की पावर 3, तो 52 किलो जूल आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा. 2 मोल दिया हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो है वो हीट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, तो डी क्यू 0 होता है. तो डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा यू के इक्वल हो जाता है. टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर रीच एट 250, पहले टेम्परेचर 200 था, अब कितना हो गया 250 हो गया. तो मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है 330 जूल केल्विन इनवर्स दी हुई है. तो वर्क डन, वर्क पूछा हुआ है
तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू लिखो या लिखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, तो डेल्टा सी पी और डेल्टा पी। एन यहाँ पे आ जाएगा, एन एन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू सी पी कितना दिया हुआ है, सी पी यहाँ दिया हुआ है अपने को। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दिए हुए है, 30 दी हुई है, 30 जूल में दी हुई है। और इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3000 जूल। बोल टेम्परेचर यहाँ पे पूछा हुआ है, इन्वर्जन टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बोल टेम्परेचर है। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर मिक्स्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के मिक्स करके हैं, 2 गैसें मिक्स करके है। और पूछा क्या है, मोलर एंट्रोपी मिक्सिंग पूछी है। तो एंट्रोपी मिक्सिंग की एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर समीशन ऑफ NiLN(xi)। तो यहाँ पे मोल तो दिए हुए हैं, नाइट्रोजन के मोल 2 दिए हुए हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। तो xi क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसके मोल कितने हैं, 2 है, टोटल मोल कितने हैं, 6 है, तो 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का मोल जो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/6, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 2/3। और एन जो है वो दिए हुए हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देना। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और वैल्यू आएगी 5.26 शायद। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना इसको। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो शायद राइट होना चाहिए, वैल्यू प्लस में आएगी। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी और एंट्रोपी में चेंज दिया हुआ, डेल्टा एच पूछा हुआ है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, जी पूछा हुआ, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच दिया हुआ है, कितना दिया, 45 किलो जूल दिया हुआ है, तो इसको जूल में चेंज कर देंगे, 45 इंटू 10⁻³ कर देंगे। माइनस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 300 केल्विन हो जाएगा ये। और एंथैल्पी दी हुई है, एंट्रोपी कितनी दी हुई है, एंट्रोपी दी हुई है 50 जूल, जूल में दी हुई है, तो माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, 45 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर है 300 इंटू ये हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस के ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 इंटू 10⁻³ और यहाँ है 45 इंटू 10⁻³, तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 10⁻³ मतलब 30 किलो जूल। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। इफ ये वर्क ये सिंबल दे रखे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्क और हीट होता है ये दोनों किस प्रकार के होते हैं, ये पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी जो है वो सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो डब्ल्यू और ये ऑप्शन नंबर जो है उसमें फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू और क्यू जो है वो पाथ फंक्शन है, जबकि जो यू एस है जो है वो किस प्रकार के स्टेट फंक्शन है। ये वो सेम है, आप इक्वेशन ये लगाओगे एस पी टी और वी, टी जो है वो इसकी तरफ जाएगा, एच जी ए और यू। यहाँ पे यदि टी निकालना है तो टी के जो सामने कौन है, एस है, तो कौन में एस है, डेल्टा एस हो जाएगा। और एस के पास में कौन है तो डेल यू हो जाएगा। यू के पास में कौन है, वी है, वी को कांस्टेंट रख देंगे। तो ये यहाँ पे जो सिंबल है वो नीचे वाला सिंबल बताएगा, तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, तो ये किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। इसी प्रकार आप इसका निकालोगे ये तो माइनस पी के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है उसके लिए भी ध्यान रखना है। तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन होता है 0, डेल्टा जो एस है वो ग्रेटर देन होता है 0, डेल्टा ए जो है वो लेस देन होता है 0। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है। इसने क्या पूछा है, सही वो करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन दे रखा है 0। बाकी ये तीनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो बी और सी जो बी सी और डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
जूल थॉमसन कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जूल थॉमसन के लिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट नहीं बैठेगा, बाकी सब सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना है कि लॉन्ग जो फॉर्म है, जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बताना है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है, बिल्कुल से। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है जेड, जेड का मतलब है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज की हुई है, बिल्कुल सही है। जो स्केडियम होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एलिमेंट विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इन s, तो NS2 और Np1। तो NS2 Np1 वाले जो ग्रुप है वो कौन सा होता है, 13 ग्रुप होता है, ना कि 3 ग्रुप होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ए और बी सही है। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बताना है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जैसे जैसे अपने पास में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा O2 माइनस की, फिर F माइनस की, फिर Na प्लस की। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक से तो बिलोंग करता है लेकिन वो जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो जिंक, जेडन, कैडमियम और Hg ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। आउटर अमरशियम जो होता है, अमरशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 95 होता है। और इसका जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 5f7 7s2। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बताना है। तो जैसे जैसे 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं वैसे क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती, इंक्रीज होती जाती है। लगभग जो होती है वो 5D जो मेटल्स होती है उनका जो डेंसिटी होती है वो 4D मेटल की तुलना में लगभग दोगुना होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। सेलेनाइन हाइड्राइड, सेलेनाइन हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एल्कलाइन हाइड्राइड। एल्कलाइन हाइड्राइड कौन सा है, सोडियम हाइड्राइड है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। ये बाकी सारे क्या होंगे, कोवलेंट होंगे। बोरोन जो फैमिली है उसके अंदर कौन सा पेयर है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सिमिलर है। तो गैलियम और इंडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग सेम होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, 4D10 दिया हुआ है। तो 10D10 दिया हुआ है, D10 का मतलब है कौन सा ग्रुप हो गया, 10 ग्रुप हो गया। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। और वैसे में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, क्रिप्टोन का कितना, 36, 36 प्लस 10 कितना, 46। 46 किसके अंदर आ जाएगा अपने पास में, जो 10 जो ग्रुप है, तो 10 ग्रुप के अंदर कौन सा आएंगे भाई, जो अपने पास में NI जो ग्रुप है वो कौन से ग्रुप में आता है, ये NI D8 में आता है, ये 8 में आता है। फिर आता है अपने पास में कॉपर आता है। नहीं ये 10 वाले ग्रुप में आएगा, ये D8S2 सॉरी, इसके अंदर D10 दिया हुआ है तो कौन सा ग्रुप होगा, 10 ग्रुप होगा। और यहाँ पे DS10 और S2 होता तो ये कौन सा ग्रुप हो जाता, 12 ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है Fe2 माइनस का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है Fe+4 का पूछ रहा है। तो Fe2 माइनस का ये दिया हुआ है, Fe+4 का दिया हुआ है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज है, 6 का। यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे तो केवल कितना बचेगा, 30। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट आंसर है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आ जाएगा, जिंक का आ जाएगा। यहाँ पे एमओटी डायग्राम दिया हुआ है, हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक H2O का एमओटी डायग्राम दिया हुआ है। ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेंट ले रहे हैं इंटरेक्शन के अंदर और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ में। तो इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग 2p जो है ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, केवल एक ही जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग रहता है। सेकंड पीरियड्स के अंदर बताना है एलिमेंट्स जो है उनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इसी प्रकार बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पाई जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पाई मोलिकुलर जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो पाई ओवरलैपिंग से बनते हैं। और पाई ओवरलैपिंग कैसी होती है, साइड ओवरलैपिंग होती है, ना कि कोएक्सियल होती है। कोएक्सियल नहीं होती है, इसके अंदर क्या होती है,
साइड लोब जो होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और पैरेलल होते हैं, तो को एक्सियल नहीं होगा, को एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट सही है, तो बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है इसका। हाइड्राइड दिए हुए हैं, हेलोजन हाइड्राइड दिए हुए हैं, HF HBr, तो HF जो होता है वो है मोस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर रखता है, बिल्कुल सही है। HI की जो एसिडिक पावर होती है वो मोस्ट होती है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे HF से जाते हैं HI की तरफ, वैसे वैसे एसिडिक पावर इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हेलोजन की साइज इंक्रीज होने से जो HX बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता जाता है और हाइड्रोजन जो है इजीली रिमूव हो जाता है। HF है जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट नहीं रखता है, हाईएस्ट रखता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए और बी करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार बताना है कौन सा जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल प्लेनर, इसके अंदर एक तो होगा NO3 माइनस का, एक होगा SO3 का। SO3 जो माइनस होता है वो होता है पिरामिडीय होता है, ये पिरामिडीय होता है। और NH3 भी क्या होता है, पिरामिडीय होता है। ये पिरामिडीय होगा, ये भी पिरामिडीय होगा, तो दो ही होंगे इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। फाजांस जो रूल्स होता है उसके स्टेटमेंट दिए हुए, तो फाजांस रूल्स क्या कहता है कि जो कैटाइन होता है वो स्मॉल होना चाहिए, एनाइन होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। यदि कैटाइन जो है स्मॉल है और एनाइन जो है वो लार्ज है, तो उसके अंदर पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हाईएस्ट होगी, और उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कोवलेंट जो करैक्टर है वो ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि लार्ज नेगेटिव आयंस आर मोर पोलराइजेबल देन स्मॉलर, बिल्कुल सही है। स्मॉल नेगेटिव आयंस फेवर कोवलेंस, नहीं, स्मॉल जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा रखते हैं, कोवलेंसी को जो है वो फेवर नहीं करते, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और कैटाइंस विदाउट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आर हाईली पोलराइज, बिल्कुल सही है। जो स्यूडो नोबल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तुलना में ज़्यादा कोवलेंसी रखता है, तो ये भी सही है। केवल बी स्टेटमेंट है रॉन्ग है, तो ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड सी क्या है, करेक्ट है, बी क्या है, रॉन्ग है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है, तो ये जो 14 जो ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं, 14 ग्रुप के जो हाइड्राइड होंगे उनके अंदर क्या होता है, जैसे-जैसे जो है वो ग्रुप के अंदर वर्ग ऊपर से नीचे जाते हैं, वैसे-वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाता है, तो ये ऑर्डर सही दिया हुआ है। बाकी जो हाइड्राइड होते हैं, उनके अंदर जैसे-जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इनके जो होते हैं, वो क्या होते जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो है वो H2O का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इसी प्रकार NH3 का भी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। लेकिन यहाँ पे जो सेलेनियम है इसका ज़्यादा होगा सल्फर से, और इसी प्रकार आर्सेनिक का ज़्यादा होगा फास्फोरस से, तो ये ऑर्डर गलत दे रखा है। यदि अपन बात करें NH3 से जाते हैं H2 और H2 से जाते हैं HF, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन H2 जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ये HF से ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि इसके अंदर केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी शेप ज्योमेट्री किसकी होती है, टी शेप ज्योमेट्री का मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, इसके अंदर तीन हो बॉन्ड पेयर, तीन हो बॉन्ड पेयर और दो हो इसके अंदर लोन पेयर, तो ये इस प्रकार से जो है वो टी शेप बना लेंगे। यहाँ पे जो ClF3 है इसके अंदर दो लोन पेयर होंगे, तीन बॉन्ड पेयर होंगे, तो यहाँ पे इसके जो शेप होगी वो किस प्रकार की होगी, टी शेप होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। MOT के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो MOT जो है वो C22 माइनस को डायमैग्नेटिक बताता है, बिल्कुल सही है। O22 प्लस इज हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ लॉन्गर नहीं होती। O22 प्लस जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जबकि जो O2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है, तो लॉन्गर बॉन्ड ऑर्डर रखता है ना कि बॉन्ड लेंथ रखता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। N2 प्लस और N2 माइनस दोनों के वो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सिमिलर होता है, दोनों के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5 होता है। बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और O22 प्लस का भी कितना होता है, 3 होता है, तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर सेम रखते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन में एलिमेंट्स कौन से हैं जो मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, तो रूथोनियम और ऑस्मियम +8 प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है।
टेट्राहेड्रल कौन सा बनाएगा? टेट्राहेड्रल का मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, तो फर्स्ट के अंदर dsp2 होगा, सेकंड के अंदर sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो SCN है वो कैसा है, वीक वीक फील्ड लिगेंड है, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, और इन दोनों के अंदर जो होगा dsp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, इसकी भी प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किसके अंदर होगी? तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के अंदर डी जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होना आवश्यक है। तो नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन तीनों के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और इधर आइसोमेरिज्म दे रखी है, टाइप बताना है। तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? आयनाइजेशन हो जाएगी फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड जो है वो पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, थर्ड जो है वो हाइड्रेशन हो जाएगी, और फोर्थ जो है वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट के अंदर थर्ड है, फर्स्ट के अंदर थर्ड है, सेकंड के अंदर फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट दिए हुए हैं NbCl5 इज ए येलो कलर, ये येलो कलर प्रदर्शित करता है, लेकिन डी ट्रांजिशन से नहीं करता, ये करता है चार्ज ट्रांसफर से करता है, क्योंकि यहाँ पे जो Nb है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें D0 है, इसलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है? ट्रू है, लेकिन बी क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, लेकिन बी क्या है? फॉल्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। यहाँ पे ट्रांजिशन में मेटल्स दे रखे हैं, उनकी स्पीशीज दी हुई है और बताना है कि कौन सा जो है वो चार्ज ट्रांसफर एब्जॉर्बेंस प्रदर्शित करेगा, वो कलरलेस होगा। तो क्रोमियम और ये दोनों जो होता है इनके अंदर चार्ज ट्रांसफर पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम वाला जो होता है ये कलरफुल होता है, और आर्गेनियम वाला जो होता है वो कलरलेस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर है, और इन दोनों के अंदर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर होगा? तो CO+3 के अंदर D6 होगा, Ni+4 के अंदर भी D6 होगा, Ap3+ के अंदर क्या हो जाएगा? D यहाँ पे D5 हो जाएगा, और Cu+D9 हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका है? तो लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका होगा जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा D4, तो इसके अंदर एन की अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा D7, तो इसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। D5 इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके अंदर हो जाएगा D6, इसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा, कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होगा? कम होगा। एक्टिनाइड कौन सा है जिसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? तो एक्टिनाइड के अंदर नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री गिवन बाय पीटी अनाथस एंड जेसी वार्नर और पीटी अनाथस ने ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो वेस्ट प्रिवेंशन होता है, रिड्यूस डेरिवेटिव भी है, एटम इकोनॉमिक भी है, लेकिन यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल फीड स्टॉक नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। वीक फील्ड D5 सिस्टम होगा तो उसके लिए CF 0.0 आएगी। यहाँ पे आप निकालोगे तो माइनस यहाँ पे 0.8 आएगी, ना कि 1.8 आएगी, और यहाँ पे शायद 0 माइनस 2.4 आएगी। निकाल के देख लेना एक बार, ये मेरे हिसाब से ये गलत दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो नीचे 3 ऑर्बिटल लिखेंगे, ऊपर 2 ऑर्बिटल लिखेंगे, और फिर इसके अंदर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे के सारे नीचे आएंगे, और वीक फील्ड है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह आएंगे।
क्लोरोफिल और विटामिन बी 12 के अंदर कौन से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ होते हैं? तो जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और जो विटामिन बी 12 है वो होता है कोबाल्ट मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है मैग्नीशियम और कोबाल्ट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे DMC से डाईमिथाइल कार्बोनेट। तो डाईमिथाइल कार्बोनेट जो है वो कहाँ रिएक्ट करेगा? इस मोर एसिडिक जो है प्रोटॉन पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जो K2CO3 है वो बेस का काम करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा और फिर DMC जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो प्राप्त हो जाएगा। टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल कौन सा है? 2D मटेरियल कौन सा होता है? तो 2D मटेरियल होता है जो ग्राफीन होती है। ग्राफीन एक प्रकार की 2D नैनो मटेरियल्स होती है। प्लाज्मोन जो है वो किसके प्लाज्मोन क्वांटिक्रस्ट होता है। तो रेडाइल किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्लाज्मोन जो होता है वो मेटल्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोन मेटल के द्वारा ऑब्जर्व होगा। एट ए supramagnetic particle size are porosity of nano particles becomes। तो जब जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जब साइज जो होती है वो सुप्रा मैग्नेटिक पार्टिकल साइज की हो जाती है, तो इनकी जो पोरोसिटी होती है वो कितनी होती जाती है? 0 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। एक्स किरण डिफ्रैक्शन के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट दे रखा है कि प्राइमरी यूज टू डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए एक्स किरण डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। और एक्स किरण जो डिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर का डिटरमाइनेशन करते हैं वो क्रिस्टलाइन जो साइज होती है वो क्या होती है? नैनो मटेरियल साइज की होती है, मतलब 100 नैनो मटेरियल से क्या होती है? लेस होती है। तो ये भी सही है। और इसके अंदर जो वेवलेंथ ऑफ एक्स किरण इज मच हायर देन द एटॉमिक स्पिनिंग ऑफ सैंपल सॉलिड। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। एटम इकोनॉमी पूछी हुई है, तो एटम इकोनॉमी क्या होती है? कि एटम इकोनॉमी इक्वल टू क्या होगा? डिजायरेबल प्रोडक्ट अपॉन, एक मिनट, एटम इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डिजायरेबल प्रोडक्ट अपॉन डिजायर मास ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट अपॉन टोटल रिएक्टेंट मास इनटू 100। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन से, एक तो है एथिल प्रोपेनेट है। जब इसका आप मास निकालोगे तो इसका मास आएगा 1, इसका मास निकाल लेना, और मेथिल एमीन इसका मास निकाल लेना। इन दोनों का जो आप जो है वो एडिशन करोगे तो 133 आएगा। और जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? एन मेथिल प्रोपेनामाइड है। तो एन मेथिल प्रोपेनामाइड का जो मास आएगा वो 87 आएगा। तो डिजायरेबल है एन मेथिल प्रोपेनामाइड, तो केवल इसी का मास लेना है, बाकी जो साइड प्रोडक्ट बनता है उनका मास नहीं लेना है। तो 87 अपॉन 133 इंटू 100 करोगे तो ये एटॉमिक इकोनॉमी आएगी 65%। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नैनो मटेरियल्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किसके द्वारा स्टडी की जाती है? तो AFM के द्वारा स्टडी की जाती है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। कौन सा ग्रीन रिएजेंट नहीं है? तो एसिटिक जो एनहाइड्राइड होता है वो ग्रीन रिएजेंट नहीं होता है, बाकी जो है वो ग्रीन रिएजेंट होते हैं। नैनो जो पार्टिकल्स, नैनो जो क्रिस्टलाइन जो मटेरियल्स होता है उनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसका डिटरमाइन करने के लिए एक्स रे डिफ्रैक्शन काम में लेते हैं। और एक्स रे डिफ्रैक्शन के अंदर किसका यूज किया जाता है? तो सेरर जो एक्सप्रेशन होता है इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। कंबाइंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम वेस्ट वाटर इज टर्म्ड। वेस्ट जो वाटर होता है उससे कंबाइंड रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिमूव किया जाता है बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स रिमूवल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो फर्स्ट है इस फॉर्म में स्टेप्टोस्पेयर में नहीं होता, ये ट्रोपोस्पेयर में बनता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।
और इसका जो पान होता है वो इसका इंडिकेटर होता है, बिल्कुल सही है। और ये जो इसके अंदर जो मेथड काम में आता है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो इंटरमीडिएट के द्वारा ये फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन के द्वारा होता है। और इंटरमीडिएट जो इसमें बनता है वो रेडिकल बनता है, जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल या हाइड्रोप्रोक्सो रेडिकल जो होता है इसका इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशन होता है। तो ये भी सही है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। बी और सी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफ ए गैस फेज रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ में रिएक्ट करके बनाएगी HOSO2 रेडिकल। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल जो वाटर सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एल्कलाइटी होती है। एल्कलाइटी का मेन कारण क्या होता है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो एल्कलाइटी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। रोग जो सोइल है उसके बारे में स्टेटमेंट कौन से जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो ये एल्कलाइन नेचर की होती है। एल्कलाइन नेचर का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की रिच होना, तो ये सही है। और ये जो सोइल होती है वो मोस्टली एरिड कंडीशन के अंदर पाई जाती है, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। विंकलर जो टेस्ट होता है डिटरमाइनिंग फॉर डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल, जो वाटर सैंपल के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसका डिटरमाइन करने के लिए विंकल टेस्ट यूज में लेते हैं। और विंकलर जो टेस्ट होता है उसके अंदर मेथड कौन सा यूज में लेते हैं, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। कौन सा एयर पोल्यूएंट है जो सोइल बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो नाइट्रिक जो ऑक्साइड होता है वो नाइट्रोजन साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। कौन सी जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक कंटेंट की अधिकता रखती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। पीट जो सॉइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिच पाए जाते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इमिडेजो 2,1-B ओक्जेजोल राइट आंसर हो जाएगा। जो वेस्ट वाटर है उसमें से जो फॉस्फेट है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा सब्सटेंट काम में लेते हैं, तो लाइम का काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। लाइम को यूज में लिया जाता है। इनमें से कौन सी लीस्ट ग्रीन हाउस इफिशियंसी पर मॉलिक्यूल है, तो लीस्ट ग्रीन हाउस इफिशियंसी पर मॉलिक्यूल होती है CO2 होती है। और मोस्ट अगर ग्रीन हाउस गैस बोलते तो भी कौन सी होती है, CO2 होती है। यहाँ पे पूछे इफिशियंसी पूछे पर मॉलिक्यूल, तो ये CO2 होगी। वेल्ड्रिक एसिड किसको बोलते हैं, 5 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको वेल्ड्रिक एसिड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर है। पेंटेनोइक जो एसिड होता है उसी का सामान्य नाम होता है वेल्ड्रिक एसिड। प्रोपेनोइक जो एसिड होता है उसका होता है प्रोपियोनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का होता है ब्यूटेरिक एसिड। और हेक्सेनोइक एसिड का होता है कैप्रोइक एसिड। बाईसाइक्लो कंपाउंड दे रखा है। बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर सबसे नंबरिंग जो है वो बड़ी रिंग की नंबरिंग की जाती है सबसे पहले, और फिर जो है वो छोटी रिंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे 7 मिथाइल आएगा। 7 मिथाइल फर्स्ट के अंदर है, 7 फोर्थ के अंदर है। और फिर दोनों रिंग के अंदर जो बड़ी रिंग है उनके अंदर 2-2 यहाँ पे 2-2 है। और यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी जाती है बाईसाइक्लो के अंदर वो भी लिखी जाती है बड़ी से छोटी की तरफ, तो 2-2-1 2-2-1 2-2-1 फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन है, 7 है, तो हेप्टेन बन जाएगा। 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 2-2-1 हेप्टेन। 4 कार्बन एटम, कौन से कंपाउंड में 4 कार्बन एटम होंगे, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इपेन देर का इपेन इपेन के अंदर होता है 7 मेम्ब्रेन रिंग होती है ये 7 मेम्ब्रेन रिंग है। अब एक तो इसमें दे रखा है ऑक्सीजन दे रखा है, ऊर्जा दे रखा है, तो 1 फिर 2 पोजीशन पर दे रखा है 1 2 पे सल्फर दे रखा है 1 2 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 पर दे रखा है सल्फर दे रखा है। तो टोटल 7 मेम्ब्रेन है और इसके अंदर टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे, तो ये 4 कार्बन रखेगी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरो कंपाउंड दिया हुआ है। स्पाइरो कंपाउंड के अंदर नंबरिंग हमेशा किस सिरे से करते हैं, छोटी स्ट्रिंग से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 फिर ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और फिर डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो टोटल 10 कार्बन है, डेक बन जाएगा, डेक इन 9 इन बन जाएगा, 9 इन
और 6 ओजा बनेगा, 6 ओजा इसमें भी है, लेकिन स्पाइरो के अंदर क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कम नंबर को लिखते हैं फिर ज़्यादा नंबर को लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 6 ओजा एस्पायरो 4 5 डेक 9 इन। इसका आईयूपीएसी नाम जो है वहाँ यहाँ पे मेथिल ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ पे एथिल ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे हुए होंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लेकिन नाम पहले जो है वो एथिल का लिखेंगे, तो 3 एथिल 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड दिया हुआ है और कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 पे ओक्जा हो जाएगा, 5 ओक्जा हेक्सेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एनिसोल जो है वो मेन हो जाएगा, तो एनिसोल 1 2 3 4, यहाँ पे 2 क्लोरो 4 मेथिल 2 क्लोरो 4 मेथिल 2 क्लोरो 4 मेथिल और एनिसोल, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।